हमारा कहानी शुरू होता है करीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा अंधेरा गैस और धूल का बादल अंतरिक्ष में तैर रहा है। इस बादल को नेबुला कहते हैं और यहीं से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। लाखों सालों तक गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को एक साथ खींचा। ये बादल तेजी से घूमता रहा और गर्म और घना होता गया। आखिरकार केंद्र इतना गर्म और घना हो गया कि एक तारा प्रज्वलित हुआ, हमारा अपना सूरज। सूरज का जन्म एक अद्भुत घटना थी। इससे गर्मी और रोशनी की लहरें निकली, जिससे बाकी बचा हुआ गैस और धूल दूर चला गया। हालांकि कुछ पदार्थ सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहे। यह एक विशाल डिस्क के रूप में नवजात तारे के चारों ओर घूमता रहा। इस डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते और चिपकते रहे। समय के साथ ये कण बड़े होते गए, पहले कंकड़, फिर पत्थर और अंततः ग्रह बन गए। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहते हैं और इसी तरह हमारी पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह बने। ये सोचना आश्चर्यजनक है कि हमारा ग्रह अपने विशाल महासागरों, ऊंचे पहाड़ों और जीवन से भरपूर सभी की शुरुआत गैस के एक विशाल बादल में धूल के एक छोटे से कण से हुई। हमारा कहानी शुरू होता है करीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा अंधेरा गैस और धूल का बादल अंतरिक्ष में तैर रहा है। इस बादल को नेबुला कहते हैं और यहीं से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। लाखों सालों तक गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को एक साथ खींचा। ये बादल तेजी से घूमता रहा और गर्म और घना होता गया। आखिरकार केंद्र इतना गर्म और घना हो गया कि एक तारा प्रज्वलित हुआ, हमारा अपना सूरज। सूरज का जन्म एक अद्भुत घटना थी। इससे गर्मी और रोशनी की लहरें निकली, जिससे बाकी बचा हुआ गैस और धूल दूर चला गया। हालांकि कुछ पदार्थ सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहे। यह एक विशाल डिस्क के रूप में नवजात तारे के चारों ओर घूमता रहा। इस डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते और चिपकते रहे। समय के साथ ये कण बड़े होते गए, पहले कंकड़, फिर पत्थर और अंततः ग्रह बन गए। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहते हैं और इसी तरह हमारी पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह बने। ये सोचना आश्चर्यजनक है कि हमारा ग्रह अपने विशाल महासागरों, ऊंचे पहाड़ों और जीवन से भरपूर सभी की शुरुआत गैस के एक विशाल बादल में धूल के एक छोटे से कण से हुई। हमारा कहानी शुरू होता है करीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा अंधेरा गैस और धूल का बादल अंतरिक्ष में तैर रहा है। इस बादल को नेबुला कहते हैं और यहीं से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। लाखों सालों तक गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को एक साथ खींचा। ये बादल तेजी से घूमता रहा और गर्म और घना होता गया। आखिरकार केंद्र इतना गर्म और घना हो गया कि एक तारा प्रज्वलित हुआ, हमारा अपना सूरज। सूरज का जन्म एक अद्भुत घटना थी। इससे गर्मी और रोशनी की लहरें निकली, जिससे बाकी बचा हुआ गैस और धूल दूर चला गया। हालांकि कुछ पदार्थ सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहे। यह एक विशाल डिस्क के रूप में नवजात तारे के चारों ओर घूमता रहा। इस डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते और चिपकते रहे। समय के साथ ये कण बड़े होते गए, पहले कंकड़, फिर पत्थर और अंततः ग्रह बन गए। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहते हैं और इसी तरह हमारी पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह बने। ये सोचना आश्चर्यजनक है कि हमारा ग्रह अपने विशाल महासागरों, ऊंचे पहाड़ों और जीवन से भरपूर सभी की शुरुआत गैस के एक विशाल बादल में धूल के एक छोटे से कण से हुई। शुरुआती पृथ्वी उस ग्रह से बहुत अलग थी जिसे हम आज जानते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई ठोस जमीन नहीं है, बस एक ज्वलंत, पिघला हुआ सतह है जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु गिर रहे हैं। यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी थी, एक गर्म और हिंसक जगह। जैसे जैसे पृथ्वी बड़ी होती गई, उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया और ज्यादा क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु अपनी ओर खींचती गई। इन टकरावों से भारी गर्मी पैदा हुई, जिससे ग्रह पिघली हुई अवस्था में बना रहा। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व नीचे की ओर धंस गए, जिससे पृथ्वी का क्रोड़ बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए, जिससे प्रारंभिक परपटी बनी। लाखों वर्षों में बमबारी धीमी हो गई, जिससे पृथ्वी की सतह ठंडी हो गई और जम गई। ज्वालामुखी फूट पड़े, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से गासें वायुमंडल में फैल गईं। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सहित ये गासें अंततः हमारे वायुमंडल का आधार बनेंगी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई और बमबारी कम हुई, कुछ वाकई उल्लेखनीय हुआ।
जीवन का उदय हुआ। जीवन के पहले रूप सरल एकल कोशिका वाले ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये सूक्ष्म अग्रदूत प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में फले फूले महासागरों में रहते थे और अपने पर्यावरण में रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते थे। पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक प्रकाश संश्लेषण का विकास था। साइनोबैक्टीरिया नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा विकसित इस प्रक्रिया ने जीवों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करने और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करने की अनुमति दी। लाखों वर्षों में साइनोबैक्टीरिया ने वायुमंडल में भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ा, जिससे इसकी संरचना में नाटकीय रूप से बदलाव आया। यह महान ऑक्सीकरण घटना पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ऑक्सीजन कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए जहरीला था, जिससे सामूहिक विलुप्ति हुई। हालांकि इसने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया, जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। पृथ्वी की पपड़ी, जो अब जम चुकी थी, एक एकल अखंड खोल नहीं थी। यह कई बड़ी प्लेट्सों में टूट गया था, जो नीचे के अर्ध पिघले हुए मेंटल पर तैरती थीं। ये प्लेट्सें लाखों वर्षों में घूमती और टकराती रहीं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। इन टकरावों के नाटकीय परिणाम हुए। उन्होंने पर्वत श्रृंखलाओं को ऊपर धकेला, गहरी समुद्री खाइयां बनाई और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बना। लगभग 1 अरब साल पहले इन प्लेट्सों की गति ने सभी महाद्वीपों को एक साथ रोडिनिया नामक एक विशाल भूभाग में मिला दिया। रोडिनिया अंततः टूट गया, जिससे नए महासागर और महाद्वीप बन गए। महाद्वीप निर्माण और विखंडन का यह चक्र पृथ्वी के पूरे इतिहास में जारी रहा है, जिसने ग्रह के भूगोल को आकार दिया है और जीवन के विकास को प्रभावित किया है। भाग 5, जीवन का विस्फोट, कैम्ब्रियन काल। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन में कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाने वाला एक नाटकीय परिवर्तन आया। अपेक्षाकृत कम अवधि में जीवाश्म रिकॉर्ड में नए जीवन रूपों की एक चमकदार सरणी दिखाई दी। ये ऑर्गेनिजम्स पहले से कहीं अधिक जटिल थे, जिनमें कठोर गोले, कंकाल और विशेष शरीर के अंग थे। कैम्ब्रियन काल के दौरान महासागरों में ट्राइलोबाइट्स की भरमार थी, जो खंडित शरीर और मिश्रित आंखों वाले घोड़े की नाल केकड़ों से मिलते जुलते थे। अन्य विचित्र ऑर्गेनिजम्स जैसे 5 आंखों वाला ओपाबिनिया और कांटेदार हेलुसिजेनिया प्राचीन समुद्रों में तैरते थे। माना जाता है कि विकास का यह विस्फोट कई कारकों से जुड़ा है, जिसमें ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, नए पारिस्थितिक स्थानों का विकास और संभवतः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन भी शामिल है। कैम्ब्रियन विस्फोट पैलियोजोइक युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीवन के अविश्वसनीय विविधीकरण और विकास का समय है। भाग 6, दिग्गजों के साथ तैरना, पैलियोजोइक युग में जीवन। पैलियोजोइक युग, जो 540 से 252 मिलियन वर्ष पहले तक फैला था, जीवन के महान परिवर्तन और विविधीकरण का समय था। जीवन महासागरों से भूमि में परिवर्तित हुआ। महासागरों में ओनर्थोकोन जैसे विशाल सेफलोपोड समुद्रों पर राज करते थे। मछली ने जबड़े विकसित किए, जिससे वे कुशल शिकारी बन गए। प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ, जिससे समुद्री जीवन के लिए आवास। भूमि पर पौधों ने महाद्वीपों का उपनिवेश करना शुरू किया। उभयचर मछली के वंशज, अंगों और फेफड़ों का विकास हुआ। पैलियोजोइक युग का अंत पर्मियन विलुप्ति के साथ हुआ, जिसने 90% समुद्री प्रजातियों का सफाया कर दिया। भाग 7, डायनासोर का युग, मेसोजोइक युग पर शासन। पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे ठीक हो गया। मेसोजोइक युग, जो 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक फैला था, को अक्सर डायनासोर का युग कहा जाता है। डायनासोर सरीसृपों का एक समूह, जो ट्राइसिक काल के दौरान विकसित हुआ, प्रभुत्व में आ गया। मिलियन वर्षों से अधिक समय तक ग्रह पर शासन किया। डायनासोर एक अविश्वसनीय रूप से विविध समूह थे, जिनका आकार चिकन के आकार के कॉम्पसोग्नाथस से लेकर विशाल अर्जेंटीनासोरस तक था, जो अब तक रहने वाले सबसे बड़े भूमि। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, जैसे लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसोरस, जबकि अन्य डरावने शिकारी थे, जैसे टायरानोसोरस रेक्स। डायनासोर एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं थे जो मेसोजोइक के दौरान पनपे। पेट्रोसौर, उड़ने वाले सरीसृप, आसमान से उड़ान भरते थे। इच्चथियोसौर और प्लेसियोसौर, समुद्री सरीसृप,
महासागरों में गश्त करते थे। डायनासोर के वंशज भी इसी समय विकसित हुए। मेसोजोइक युग का अंत एक और सामूहिक विलुप्ति घटना के साथ हुआ, जो एक क्षुद्रग्रह प्रभाव के कारण हुई, जिसने डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों का सफाया कर दिया। भाग 8, स्तनधारियों का उदय, छोटे जीवों से शक्तिशाली शासकों तक। डायनासोर की छाया में जानवरों का एक नया समूह विकसित हो रहा था, मैमल्स। स्तनधारी पहली बार ट्राइसिक काल के दौरान डायनासोर के लगभग उसी समय दिखाई दिए। हालांकि लाखों वर्षों तक वे छोटे निशाचर ऑर्गेनिजम्स बने रहे, संभवतः कीड़े और अन्य छोटे जानवरों को खाते रहे। क्रिटेशियस अवधि के अंत में डायनासोर के विलुप्त होने ने स्तनधारियों के लिए नए अवसर पैदा किए। अपने डायनासोर प्रतियोगियों के चले जाने के साथ स्तनधारियों ने तेजी से विविधता लाई। रिक्त पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों में विकसित हुए। लाखों वर्षों में स्तनधारी छोटे चमगादड़ों से लेकर विशाल भेल तक विविध समूह में विकसित हुए, जिन्हें हम आज देखते हैं। उन्होंने विशेष दांत, दौड़ने के लिए कुशल अंग और बड़े दिमाग विकसित किए। कुछ स्तनधारियों जैसे प्राइमेट्स ने हाथों और पैरों को थामने का विकास किया, जिससे वे पेड़ों पर चढ़ सकते थे और वस्तुओं में हेरफेर कर सकते थे। भाग 9, मानव कहानी, आज तक की हमारी यात्रा। मनुष्यों की कहानी पृथ्वी के लंबे इतिहास का एक अपेक्षाकृत हालिया अध्याय है। हमारे शुरुआती पूर्वज जीनस होमो से संबंधित लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में दिखाई दिए थे। ये प्रारंभिक मानव द्विपाद थे, जिसका अर्थ है कि वे 2 पैरों पर सीधे चलते थे और उनके वानर जैसे पूर्वजों की तुलना में बड़े दिमाग थे। लाखों वर्षों में मनुष्य विकसित हुआ। बड़े दिमाग, अधिक परिष्कृत उपकरण और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ। वे अफ्रीका से बाहर चले गए, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गए और नए वातावरण के अनुकूल हो गए। मनुष्यों ने भाषा, कला और संस्कृति का विकास किया। गुफा चित्रों, औजारों और दफन स्थलों के रूप में अपनी उपस्थिति के प्रमाण पीछे छोड़ दिए। लगभग 10,000 साल पहले कृषि के विकास ने सभ्यताओं के उदय और ग्रह के परिवर्तन का नेतृत्व किया। भाग 10, हमारे हाथ में एक ग्रह, पृथ्वी का भविष्य। आज मनुष्य पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति है। हमारी तकनीकी प्रगति ने हमें चांद पर यात्रा करने, समुद्र की गहराई का पता लगाने और विशाल दूरियों तक तुरंत संवाद करने की अनुमति दी है। हालांकि हमारी गतिविधियों का ग्रह पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। हम जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों के भविष्य का निर्धारण करेंगे। अतीत से सीखना, वर्तमान को समझना और एक स्थायी भविष्य की दिशा में काम करना हमारी जिम्मेदारी है। अपने पर्यावरण की रक्षा करके, संसाधनों का संरक्षण करके और स्थायी प्रथाओं को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत और रहने योग्य ग्रह बनी रहे।